आज हम लोग चैप्टर 5 10th क्लास का समांतर श्रेणी जो है वह पढ़ेंगे, जो बीजगणित के अंतर्गत ही आता है। और 10th में हमारे बीजगणित से जो 20 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से 5 नंबर का हमारा समांतर श्रेणी भी आता है। इसमें से अधिकतर सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है, उसको हम लोग आज जानेंगे, इसके परिचय करेंगे और इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी हम लोग प्राप्त करेंगे। चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी से शुरू करते हैं। समांतर, यहाँ पे आपका दिया हुआ है समांतर। समांतर मतलब समझिए क्या होता है। ऐसे भी हम लोग मैथ में हम लोग को समांतर बहुत जगह मिलता है, जैसे ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे समांतर की चर्चा होगा। समांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, समान दूरी, समांतर। और श्रेणी मतलब होता है एक सीरीज, एक सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम में जो समांतर जो होता है, समांतर श्रेणी जो है, जो हम लोग 10th क्लास चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसका हम लोगों को अधिकतर उपयोग करना पड़ता है। यानी कि एक एक पग पे हमको इस समांतर श्रेणी की आवश्यकता आती है। हम लोग स्कूल में प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी समांतर श्रेणी का उपयोग करते हैं। उसका उपयोग, उसका पालन हम लोग करते हैं, जैसे सब कोई एक एक निश्चित दूरी पर खड़ा होना, किसी चीज़ का बंटवारा होना, निश्चित मात्रा में बंटवारा होना, यह सब समांतर श्रेणी के अंतर्गत, समांतर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इस समांतर श्रेणी में के बारे में और अधिक जानने से पहले हम लोग अनुक्रम के बारे में जानेंगे। अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम जो होता है इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्याओं के एक निश्चित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। यानी कोई भी संख्या है उसका एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? अनुक्रम कहते हैं। आपके सामने उदाहरण देखिए, ध्यान से देखा जाए। यहाँ पे देखने पर हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7, जो 1 3 5 7 जो है सब एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। ध्यान से देखा जाए तो 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से फिर क्या है? 7 है। यानी कि यह क्या है? सीक्वेंस में है। यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, 7 है, 9 है। क्या यह अनुक्रम में है? देखिए ध्यान से, 1 4 7 9 देखा जाए। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर हो गया? 2। यानी कि अभी सीक्वेंस में यह नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 4 5 8, 2 4 की दूरी 2 हो गया, 4 से 5 1 हो गया, 5 से 8 कितना हो गया? 3। क्या सीक्वेंस इसको हम कह सकते हैं? बोलिए, यह सीक्वेंस नहीं है। लेकिन सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम हम उसी को बोलेंगे जो संख्याओं के एक निश्चित क्रम को व्यक्त करे, यानी कि जो भी संख्या एक निश्चित अनुक्रम में आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे देखिए 3 6 9 12, सब में 3 3 का क्या है? गैपिंग है, यानी 3 3 के अंतराल पे सब क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यह अनुक्रम में है। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 डॉट डॉट आगे तक, यह अनुक्रम में है या नहीं है? तो यह ऑलरेडी अनुक्रम में है, क्योंकि इसके जो सीक्वेंस है, इसके जो बीच का दूरी है, सब में कितना कितना का अंतर है? 2 2 का अंतर है। यानी कि यह एक निश्चित अनुक्रम में आगे की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनुक्रम यानी सीक्वेंस। और जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम के nवां पद को ही हम लोग an कहते हैं। अनुक्रम का जो nवां पद होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? an बोलते हैं। अनुक्रम के nवां पद, यानी जिसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं। इसमें होता है पद। क्या होता है? पद, जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं। यानी इसका मतलब होता है अनुक्रम के प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे हम लिख दिए 3 5 7 9, यह अनुक्रम में है। और अनुक्रम के प्रत्येक संख्या यानी कि 3 5 7 9, यह सब क्या है? हमारा
पद है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा 3 ही पद है और 9 ही पद है, 7 5 पद नहीं है। जब यह क्या है, सीक्वेंस में है यानी कि अनुक्रम में है, तो इसके जितने भी संख्या हैं सब संख्याएं क्या है, पद है। और इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, इसको ए से सूचित किया जाता है। ए हुआ पहला पद, ए दूसरा पद, ए2 पहला पद, मतलब इसको ए1 भी बोलते हैं पहले पद को हम लोग, ए2 ए3 डॉट डॉट आगे तक भी क्या होता है, यह जाता है। अब देखिए पद, जैसे मान लीजिए कि आप लिख दिए 6 7 8 9 10, यह क्या है, एक अनुक्रम में है, यानी एक सीक्वेंस में यह है। सीक्वेंस में क्यों है, क्योंकि इसके जो बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह कितना कितना है, एक एक के अंतराल पर यह आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम है। तो अनुक्रम जब है तो इसमें जितने संख्याएं हैं सब संख्याएं क्या है, पद है। सब संख्या कितने हैं, इस सबको क्या बोलेंगे हम लोग, इस सारे संख्याओं को पद कहा जाता है। आगे है इसका व्यापक रूप, जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का व्यापक रूप यानी कि एन बराबर होता है 2n - 1, 2n - 1, जहाँ n जो होता है वो 1 2 3 डॉट डॉट आगे तक भी जाता है। अब यह जो अनुक्रम का जो व्यापक रूप जो है an बराबर 2n - 1, इस टाइप का प्रश्न हम लोग के 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए अनुक्रम के पहले 4 पद लिखना है। यहाँ पे दिया है an बराबर 2n + 1, हमको इसको इसके आगे कितना पद लिखना है, 4 पद लिखना है। एक और दिया है यहाँ पे an बराबर 2n² - 3n + 1, an बराबर 3n³ क्या करना है हमको, इसके 4 पद को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे an जो है यहाँ पे दिया है 2n + 1, हमको 4 गो पद लिखना है, यानी कि यह व्यापक अनुक्रम के व्यापक रूप में है। अब हमें क्या करना है, इसके 4 पद को लिखना है जो अनुक्रम में हो। और यहाँ पर को बता दिए हैं कि जो n जो होता है वो क्या होता है, एक संख्या होता है, 1 2 3 4 आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको कितने जाना है, 4 पद तक जाना है। कितने पद तक जाना है, 4। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना पद है, 4 पद है। तो वहाँ पे हमारा n का जो वैल्यू होगा, n 1 से लेकर कितना होगा, 2 3 4, 5 तक नहीं होगा, क्योंकि 5 जाने पर कितना पद हो जाएगा, वो 5 पद हो जाएगा। और हमको जाना है कितने पद तक, 4 पद an का। अब हम इसके मान को बारी बारी से रखेंगे। तो an बराबर 2 × n के बाद कितना लिया यहाँ पे, 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर n बराबर अगला कितना होगा, 2। अब n बराबर कितना है यहाँ पे, n बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 पद यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने पद लिखा हुआ है, 4 पद। तो n का मान एक बार हम 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर एक बार 3 रखेंगे, फिर एक बार 4 रखेंगे। यह जितना पद कहेगा उतना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 4 पद कह रहा है, 4 पद तक हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 हो गया, यहाँ पे n है, तो n कितना रखेंगे अब, 2, तो 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 है 1, 5। अब फिर अब कितना रखेंगे, n बराबर अब 3 रखेंगे, तो 2 × 3 + 1 कितना, 2 3 6 1 कितना हो जाएगा, 7। फिर n बराबर कितना रखेंगे, 4, तो 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए जो हमारा जो अनुक्रम जो प्राप्त हुआ, सीक्वेंस जो प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ, 3 5 7 9। और यह अनुक्रम के कितने पद है, 4 पद भी है। कितने पद है, यह 4 पद है। इसको टर्म भी हम लोग कहते हैं। अब यह अनुक्रम में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसका व्यापक रूप दिया था। यहाँ पे देखिए 3 5 7 9, सब में अंतर कितना कितना अंतर जा रहा है, 2। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 2 को लेकर देखिए, यहाँ पे दिया है an बराबर 2n² - 3n + 1। इसका भी हमको कितना पद लिखना है, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n बराबर फिर लिखेंगे 1 2 3 4। अगर 5 पद कहता तो
कहाँ तक जाते हैं, 5-6 पद कहता तो 6, 7 कहेगा तो 7, जितना कहेगा उतना हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब an कहेगा तो उसका भी क्या है, फॉर्मूला है, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के माध्यम से उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लोग n बराबर, जो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एक बार हम 1 रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तो 2 हो गया यहाँ पे, दिया है यहाँ पे। और n देखिए n कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 का स्क्वायर किए -3, फिर n है तो n का मान कितना हो जाएगा 1 और +1, देखिए कितना हो जाएगा 2 -3 +1, तो कितना हो जाएगा, 2 में से जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया 0। फैन से एक बार देखिए n बराबर जब 1 लिखे तो 2 × n², 2 × n की 1² माइनस 3 गुना n है, तो n का वैल्यू कितना लिया है हम 1, अब प्लस कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर करने पर कितना होता है 1, 1 में 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 2, अब -3 में 1 से गुना करें तो कितना होगा -3, और +1 है तो +1, 2 कितना 3, 3 से कटे कितना हो जाएगा 0। तो n बराबर कितना लिए थे हम यहाँ पे 1 लिए थे, अब n बराबर क्या लेते हैं 2 लेंगे, अब n बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे। जब n बराबर 2 लेंगे तो फिर वही फार्मूला n बराबर 2n² -3n +1, क्योंकि हमको कितना पद चाहिए 4 पद ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना पद हम लोग ज्ञात किया अभी 1 पद, अभी कितना पद ज्ञात करना है 3 पद और ज्ञात करना है। n बराबर कितना दिया है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 +1, तो 2 × 2 का पावर कितना हो गया 4 हो जाएगा -6 अब +1, कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8 -6 +1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 में से 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। दूसरा पद कितना मिला हमको 3 मिला। तीसरा पद निकालते हैं इसका, n बराबर कितना रखेंगे अब 3, अब n बराबर क्या रखेंगे 3, जब n बराबर फिर 3 रखेंगे तो फिर वही प्रक्रिया n बराबर 2n² -3n +1। अब यहाँ पे क्या करना, प्रक्रिया सेम हो गई है, हमें क्या करना है सिर्फ इस n के मान को बारी बारी से इस फॉर्मूला में रखना है, इस मान को इसमें रखते जाएंगे हमारा अनुक्रम प्राप्त होते जाएगा। तो 2 ले लिए यहाँ पे n², तो 3 का स्क्वायर -3 × 3 +1, तो 3 3 9 कितना हो जाएगा यह 18 -9 +1, अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 +1 कितना हो जाएगा 19, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19 और -9 कितना हो जाएगा, 19 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए 10, एक कितना हुआ 0, एक कितना हुआ 3, एक कितना हुआ 10। यह सीक्वेंस में जा रहा है, सोचिए आप एक बार, यह सीक्वेंस में नहीं है ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि एक बार जब 1 रखे यहाँ पे तो कितना वैल्यू आया हम लोग का आया 0 आया, जब यहाँ पे 2 रखे तो कितना आया यहाँ पे 3 आया, जब यहाँ पे 3 रखे तो कितना आ गया हम लोग का 10 आ गया, यानी कि यह जो था वो सीक्वेंस में नहीं है। अब n बराबर क्या लिखते हैं हम लोग 4, क्यों 1 ले लिए, n का मान 2 भी हो गया, n का मान 3 भी हो गया, n का मान क्या हो गया 4। अब लेकर देखते हैं तो फिर यहाँ पे 2n² -3n प्लस कितना 1, तो n का वैल्यू कितना है 4 है, तो 2 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 +1, कितना हो जाएगा यार 4 चौका 16 2 18 -4 3 12 प्लस कितना हो जाएगा 1, ये ना होगा 4 चौका 16, सॉरी 4 चौका 16, 16 दूना 32 ना होगा, कितना होगा 32 अब 1 कितना हो जाएगा 33 -12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, यानी इसका जो सीक्वेंस प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 0, उसके बाद 3, उसके बाद 10, उसके बाद 21, यानी कि 21। हम लोग जो मान दिया था 2n² -3n +1, इसका चौथा पद यानी लगातार जो 4 को पद है यही है 0, 3, 10 और 21। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, जिसमें से इस प्रकार का प्रश्न तो
अक्सर ही क्या होता है, आता रहता है। हमेशा एक एडजेक्टिव में एडजेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें एनी टाइम यह प्रश्न क्या होता है, आते रहता है। अगला है, देखिए यहाँ पे अब है an बराबर 3n। देखिए n बराबर कितना है, 3 के पावर n। और यहाँ भी तो कितना करना पड़ेगा हमको, n का मान 1 2 3 4 रखना है। क्यों? हाँ, क्योंकि हमको 4 पद तक ही जाना है और यहाँ पे 4 गो प्रश्न है। तो सब कभी भी ऐसा प्रश्न कहेगा तो हम n का मान 1 से लेकर के 4 तक जा सकते हैं। जितना पद कहेगा उतना हम मान को लेकर के आगे की तरफ जाएंगे, चाहे वो 4 पद कहे, चाहे 2 पद कहे, चाहे 3 कहे, चाहे 5 पद कहे, जितना भी पद कहेगा हम लोग इसी के माध्यम से बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी an बराबर कितना दे दिया है, 3 के पावर n दिया है। तो n का वैल्यू क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, n बराबर, यहाँ पे n बराबर कितना रखते हैं, a रखते हैं 1, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3 होगा। फिर यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे n 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 27। फिर अब क्या करेंगे हम, an बराबर 3 के पावर कितना करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, पूरा कीजिए, 3 3 9 27, 27 कितना होता है 81। अब इसका जो मान प्राप्त हुआ 3 9 27 81, यह इसका लगातार 4 गो मान है, 4 पद है। जब an दिया हो तब ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव में नहीं आता है, किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है। अब हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी को जानेंगे हम लोग। देखिए, तो समांतर श्रेणी को समझेंगे। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी, अभी आपको हम पहले ही चर्चा में समांतर के बारे में बताए थे और यहाँ पे समांतर आ भी गया। ऐसा अनुक्रम जिसमें संख्या का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा अनुक्रम आपको ही बताए हैं, समझाए हैं अनुक्रम। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 आगे तक, यह क्या है, अनुक्रम है। यह क्या है, अनुक्रम है। और इस अनुक्रम में जो अनुक्रम आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, इस अनुक्रम में यह है ये जो संख्या जो है 2 4 6 8, इसके बीच अगर समान अंतर होगा, अंतर कितना होना चाहिए, समान अंतर होगा, तभी इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, नहीं तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। सोच के देखिए, 2 4 देखा जाए तो कितना का अंतर है इसमें, 2 3 4 2 का अंतर है। 4 से 6 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। 6 से 8 के बीच कितना का अंतर है, 2। यानी कि ये जो अनुक्रम जो है 2 4 6 8, इस अनुक्रम में जो संख्या जो है वह संख्या एक समान अंतर, यानी कि 2 2 के समान अंतर पर यह है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। यहाँ पे 1 3 5 7 10, देखिए यह अनुक्रम है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि यह अनुक्रम नहीं है। यह अनुक्रम में है, लेकिन क्या यह समांतर श्रेणी में है, प्रश्न यह है। प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि जांच करके बताएं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। यह अनुक्रम में है, लेकिन क्या यह समांतर श्रेणी में है, देखिए सोचिए एक बार, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा फिर वही है कि जो अनुक्रम में जो संख्या होता है उस संख्या के बीच में समान अंतर होता है। अंतर क्या होगा, बिल्कुल समान अगर होगा तो वही समांतर श्रेणी होगा, अगर समान अंतर नहीं होगा तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। देखिए एक बार, 1 से 3 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 से 5 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। अंतर तो सेम जा रहा है, आगे भी देखते हैं। 5 से 7 के बीच कितना का अंतर है, 2 का। 7 से 10 के बीच कितना का अंतर हो गया, 3। अब बताइए, यह अनुक्रम तो था, लेकिन इसका जो इसमें के बीच में जो इसके दो संख्याओं के बीच का जो अंतर जो था वह समान हमको नहीं मिला। यहाँ तक तो 2 2 3 बार आया, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। और जो समांतर श्रेणी जो होता है, इसमें यहाँ पे है, यह
पूर्ववर्ती पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही प्राप्त होता है। जैसे कैसे हम ज्ञात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक लिखा हुआ है, और कोई कह रहा है कि ऐसा आप पद बताइए 4 या 5 पद बताइए कि जो एक समांतर श्रेणी हो, क्या हो, समांतर श्रेणी हो, और उसका जो समानांतर जो हो वह 2 का अंतर हो। कितना का अंतर हो, 2 का। तो बोलिए हम क्या करेंगे, इस पूर्ववर्ती संख्या है इसमें क्या करेंगे हम, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। इस पूर्ववर्ती में इस 3 में फिर क्या जोड़ेंगे 2 तो कितना होगा 5, फिर जोड़ कितना होगा 7। यानी कहने का मतलब है जो 3 जो संख्या जो था प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, जब इस हम 1 में 2 जोड़े, यानी कि 3 का जो पूर्ववर्ती संख्या क्या है हमारा 1 है, 1 में जब हम 2 जोड़े तो कितना हुआ यहाँ पे 3। 5 का पूर्ववर्ती क्या है 3 है, 3 में 2 जोड़े तो क्या हुआ 5। उसी प्रकार 7 का पूर्ववर्ती क्या है 5, इस 5 में 2 जोड़े तो कितना हुआ हमारा 7। इस प्रकार का ये प्रश्न हम लोग बनाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम सिर्फ समांतर श्रेणी समझ रहे थे कि समांतर श्रेणी पहले हम समझेंगे कैसे, अगर वह अनुक्रम दिया हो तो उस अनुक्रम में हम कैसे पता लगाएंगे कि समांतर श्रेणी है। सिर्फ अनुक्रम देख करके हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह जो अनुक्रम दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी होता है, इसको हम 2 प्रकार से बनाते हैं, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या होता है, परिमित समांतर श्रेणी और एक होता है अपरिमित। अब जानना है कि परिमित समांतर श्रेणी क्या है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी तो वही है जो अनुक्रम होगा उसमें 2 का अंतर, तो समान अंतर, कितना 2 का अंतर नहीं, कितना अंतर होना चाहिए समान अंतर, चाहे वह 2 का हो, 1 का हो, 3 का हो, माइनस में हो, होना चाहिए, समान अंतर होगा तभी उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। लेकिन समांतर श्रेणी में भी होता है एक परिमित समांतर श्रेणी और एक होता है अपरिमित। परिमित और अपरिमित में क्या अंतर है यह समझेंगे। तो देखिए परिमित में जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 2, 4, 6, देखिए लिखे ना 2, 4, 6 12 डॉट डॉट 12 तक गया। उसी प्रकार यहाँ पे लिख दिए 1, 2, 3 डॉट 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 9 लिख दिए। तो यानी कि इसमें अंतिम पद जो है हमारा डिनोटेड रहता है। देखिए यहाँ पे एकदम पूरा परिमित जो है यहाँ पे क्या है, पूरा वाला पद क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम परिमित क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। यह क्या है, परिमित समांतर श्रेणी है। यह देखिए 1, 2, 3 डॉट डॉट कितना है 9, यानी कि इसका अंतिम वाला पद भी क्या है दिया हुआ है कि नहीं दिया है, इसलिए क्या है हमारा परिमित है, यानी कि इसमें टोटल चीज दिया है। हमको सिर्फ 2 से लेकर के 12 के बीच में भी जो भी ज्ञात करना होगा सो करेंगे, चाहे यहाँ पे 1 से लेकर 9 के बीच में जो करना होगा सो करेंगे। यानी कि यहाँ पे अंतिम का मान देना अनिवार्य है। किसी भी समांतर श्रेणी में अंतिम का मान दिया हो, अंतिम तो इस प्रकार में हो, इस उदाहरण में हो, चाहे वह -2 हो, 5 हो, 8 हो, डॉट 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 कितना हो, सोचिए मान लीजिए कि यहाँ पे 18 हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या दिया रहता है, किसमें परिमित में। लेकिन जो अपरिमित होता है उसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 डॉट 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 आगे तक कहाँ तक जा रहा है इसका कोई चर्चा नहीं है, कहाँ तक जाएगा, अपरिमित है यह। यहाँ पे है 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आगे, इसका कोई चर्चा क्या है यहाँ पर नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमित, इसको हम कहेंगे। यह क्या है अपरिमित है। आगे देखिए समझ में आ गया परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखिए जो परिमित समांतर श्रेणी चाहे जो भी समांतर श्रेणी होता है, अभी आपको हम बताए थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी बताए थे नहीं, जो अनुक्रम होता है और उस अनुक्रम में जो संख्या होते हैं उन संख्या के जो बीच की जो दूरी होती है वह समान होती है, और उसी समान दूरी को हम लोग सारबंतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सारबंतर, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे है परिभाषा, 2 पदों के बीच के अंतर को ही समांतर सारबंतर कहते हैं। 2 पद, अब 2 पद क्या है, जैसे यहाँ पे लिख दिए 2, 4, 6, 8, इसमें कितने पद है 1, 2, 3, 4, कितने पद हैं 4। तो कह रहा है कि 2 पद
देखिए दो पद है, इसके बीच की दूरी जो होगा वहीं क्या होगा, सार्व अंतर होगा। क्या होगा, सार्व अंतर। अगर अनुक्रम के जितने भी संख्याएं हैं उन सारे संख्याओं का सार्व अंतर एक होगा, यानी कि एक समान होगा, तभी उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे देखिए 2 4 6 9, यहाँ पे जो दो संख्या ली इसके बीच का सार्व अंतर कितना निकल रहा था हमारा, 2। इसके बीच में कितना निकला, 2। इसके बीच में अगर कितना निकल गया हमारा, 3 हो जाएगा। 6 से 9 के बीच कितना हो गया, 3। यह नहीं, यह सार्व अंतर है, सार्व अंतर हम इसे ज्ञात कर लिए, लेकिन क्या यह समांतर श्रेणी है, बोलिए, नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी वही होता है जो अनुक्रम में जो संख्या होता है उन संख्याओं का जो अंतर होता है क्या हो, समान हो, वही क्या होगा हमारा, समांतर श्रेणी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 5 8 जो है, देखिए 3 का अंतर, यानी कि यह समांतर श्रेणी में है। और इसके बीच में के जो अंतर है, इसी अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से भी क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब देखिए यह जो होता है, क्या होता है, यह जो समांतर श्रेणी होता है, जो सार्व अंतर होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि जो सार्व अंतर जो होगा वो सार्व अंतर क्या होगा, इसका धनात्मक ही होगा या ऋणात्मक ही होगा या शून्य। वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। अब देखिए समांतर प्रश्न, यहाँ पे समांतर श्रेणी लिखना। अब यहाँ से आपका विषय वस्तु शुरू, विषय वस्तु में सब तो विषय वस्तु में परिचय में ही रहे हम लोग। अब जो आपके जो बुक का जो प्रश्न है उसको आप कैसे बनाइएगा उसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे है समांतर श्रेणी लिखना। तो समांतर, किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए हमारे पास प्रथम पद और सार्व अंतर होना चाहिए, यानी ए और डी का होना आवश्यक है। यानी कि प्रथम पद और सार्व अंतर रहेगा, तभी क्या हो सकते हैं, हम समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी लिखना हो तब, जैसे मान लीजिए आपको समांतर श्रेणी लिखना है, आपके पास सिर्फ डी का मान दे दिया 2, और यहाँ पे ना प्रथम पद मालूम है ना आपको क्या मालूम है, अंतिम पद, तो आप कैसे निकालिएगा, संभव ही नहीं है। इसलिए समांतर श्रेणी निकालने के लिए प्रथम पद, सार्व अंतर, अगर प्रथम पद नहीं हो तो अंतिम पद होना आवश्यक है। यानी किसी न किसी पद को, चाहे वो प्रथम पद हो, द्वितीय पद हो, तीसरा पद हो, चौथा पद हो, कोई भी पद रहना चाहिए और सार्व अंतर रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। उसके लिए हमको प्रथम पद होना चाहिए और सार्व अंतर का होना आवश्यक है। जैसे कोई कह दिया कि ए बराबर 3 और डी बराबर 2 हो, ए बराबर 3, डी बराबर क्या हो, 2 हो, तो आप समांतर श्रेणी लिखिए। क्या लिखिएगा, समांतर श्रेणी लिखना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे 3 है, तो अगला कितना होगा, पूर्ववर्ती पद में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 2, कितना हो जाएगा 5। फिर पूर्ववर्ती पद में कितना जोड़ेंगे, 2, तो कितना होगा 7। फिर पूर्ववर्ती पद में कितना जोड़ेंगे, 2, तो कितना होगा 9। अब देखिए यह तो क्या हो गया, यह तो कहने के लिए हो गया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है चलिए इसका फॉर्मूला बता दीजिए, तो कैसे बताएगी। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। प्रथम पद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रथम पद हमारा ए है, 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, कोई संशय है नहीं है। हमको दूसरा पद के पास जाना है, तो देखिए हम क्या किए थे, यहाँ पे दूसरा पद हमारा कितना आया था, यहाँ पे 5 आया था ना, तो क्या किए थे हम, इस ए में, ए यानी 3 में इस डी को जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, जोड़े थे ना इस ए में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए में पूर्ववर्ती पद यहाँ पे क्या है, ए है ना, यानी कि 5 के लिए 3 है। अगर हम ए ले लें और डी ले लें, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ले लें हम, तो हम कैसे सरियाएंगे, तो देखिए, तो ए प्लस क्या कर लिए हम डी, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिए ना, ए लिए और क्या लिए, ए प्लस क्या लिए हैं, डी लिए,
उसके बाद अगर तीसरे में जाना हो तो ए प्लस, बोलिए, 2d ए प्लस 3d। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। ये आपके सामने क्या हो जा रहा है, देखिए, ये आप समझ में नहीं आ रहा होगा। ए प्लस 2d ए प्लस 3d ये क्या है, तो देखिए ध्यान से, वही तो है। ए हमारा यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं ए बराबर हमारा 3 है और डी बराबर कितना है हमारा 2 है, और कह रहा है कि सारबंतर लिखना है। देखिए ध्यान से, तो वो आपको हम बताए कि जो हमारा ये जो होता है प्रथम पद वो नहीं बदलता है, वो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और हमको अगला पद जाना है। तो आपको हम बोले थे सारबंतर के लिए क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए पूर्ववर्ती पद में जो अंतर होता है उसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, उसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए, तो अगले पद के लिए इस 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, और इस 3 के रूप में क्या यहाँ पे है, देखिए ए है ना, तो प्रथम पद के लिए तो ए तो जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, इस ए में हम क्या करते हैं 2 को जोड़ते हैं, यानी कि इस 3 में हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, मानक रूप में इसको सजाना है। तो ये जो है इस ए को ले लिया हम, क्यों 3 में 2 जोड़ते तो 5 होता। तो और 3 बराबर 1 कहे चाहे ए बराबर 3 कहे, डी बराबर 2 कहे चाहे 2 बराबर हम डी कहे, तो क्या कर लेंगे हम ए प्लस 3 में 2 जोड़ते तो 2 के लिए क्या है यहाँ पे है डी है, तो डी लिख दिए। ए प्लस क्या हो गया डी। तीसरा के लिए क्या करते हैं ए, फिर इसी ए में हमको क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। अब हम कितने पद में जाना है, हमको कितना पद हो गया, पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, यहाँ पे क्या जाना है हमको तीसरा पद। तो क्या लिखेंगे हम ए प्लस 2d। अभी बताएंगे कि हम आपको बताएंगे यहाँ पे 2d ही क्यों होगा, ए प्लस कितना 2d। उसके बाद जाएंगे हम कितना ए प्लस 3d ए प्लस 4d डॉट डॉट, यह क्या इसका, यह समांतर श्रेणी का मानक रूप भी इसको हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी का, इसे हम मानक रूप भी कहते हैं। एग्जाम पूछा जाता है समांतर श्रेणी का मानक रूप बताएं, समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इस पे एक उदाहरण देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए बराबर 5 और डी बराबर 2, तो 4 को पद लिखना है हमें। देखिए कितना आसान है, इसी से हम कैसे 4 को पद निकाल लेंगे। तो ए कितना है हमारा 5 है, दूसरे पद के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ चलिए ए लिख दिए, उसके दूसरे पद के लिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। देखिए कैसे लिखा, तो ए बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ हो गया, ए बराबर 5। अगला पद कितना होगा, फिर लिखा हुआ है ए, तो ए कितना है यहाँ पे 5 प्लस डी कितना है 2, फिर ए बराबर कितना है 5 प्लस यहाँ फार्मूला में 2 गुना डी कितना है 2, फिर यहाँ पे हम ए के लिए 5 प्लस 3 और डी कितना है 2। अब देखिए तो 5 5 2 7 5 2 2 2 4 5 9 3 6 5 11। देखिए सेम आ रहा है। अगर इसको हम अपने मन से भी जोड़ते कि पहला 5 है तो 2 का अंतर जाना है, तो 5 है 2 7 2 9 2 11 जाते कि नहीं जाते। तो इसी को बनाने के लिए हम लोग के पास क्या है, एक फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं। इसी के माध्यम से अगर हमारे पास प्रथम पद और सारबंतर यानी कि डी दिया हो, तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं समांतर श्रेणी, यानी उसका 4 पद कहे 3 पद कहे, क्या कर सकते हैं हम उसको हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए सवाल है कि एपी अगर दिया हो, एपी दिया हो तो सारबंतर और प्रथम पद हम कैसे लिखेंगे। ये आपके बुक में ऐसा सवाल आपको मिलेगा। एपी दिया हो तो सारबंतर और हमको प्रथम पद लिखना है। इसे आपके सामने लिख दिए हम 3 6 9 12। 1 नंबर सवाल ये एपी में है। अब सोचना नहीं है, जब कह देगा कि एपी दिया है आपको सारबंतर और प्रथम पद लिखें, तो वो सवाल ऑलरेडी आपके एपी में ही रहेगा। वहाँ पे नहीं देखना कि एपी में है या नहीं है, वो ऑलरेडी एपी में ही होगा। सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना होता है, सारबंतर और प्रथम पद। सारबंतर और क्या निकलना होता है, प्रथम पद। तो देखिए सारबंतर और प्रथम पद का भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। सारबंतर आपको निकालना होगा, यानी कि डी निकालना होगा, तो इसका लिए होता है A2 माइनस A1 D1 के लिए, D2 के लिए होता है A3 माइनस A2,
A3 के लिए होता है A4 माइनस A3। इसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग, सारबंतर को निकाल। देखिए यहाँ सब पद है ना, 1 2 3 4 को पद है, चारों पद से हमको सारबंतर निकालना है, देखना है। जांच करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगा। जब हम लोग समांतर श्रेणी की जांच करेंगे यानी एपी की जांच करेंगे तब इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगा। अभी सिर्फ कह रहा था हम लोगों को सामने कि सिर्फ क्या करना है आपको, इसका प्रथम पद और सारबंतर बताए। तो हम सभी जानते हैं कि जो है जो संख्या जो 3 6 9 12 जो है यह क्या है, इसमें 1 2 3 4 कितने पद हैं, 4 पद है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम A1 बराबर 3, A2 बराबर 6, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 12। तो ये जो हमारा है क्या है, ऑलरेडी प्रथम पद है, इसके लिए कोई संशय नहीं, यानी कि हमारा प्रथम पद जो है वह 3 क्या हो चुका, ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, डी। क्या चाहिए, डी। तो देखिए डी के लिए क्या दिए यहाँ पे हम, A2 माइनस A1। तो A2 के रूप में क्या है यहाँ पे है 6 और A1 के रूप में क्या है 3। तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि डी बराबर कितना निकल गया 3। प्रथम पद भी निकल गया और क्या निकल गया हमारा सारबंतर। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिख कर देखते हैं, 2 5 8 11। देखिए तो यहाँ पर A1 के रूप में हमारा कितना है 2, A2 के रूप में 5, A3 8, A4 11। तो ये तो हमारा निकल गया प्रथम पद, यानी कि 2 तो स्वाभाविक है कि जो पहला पद जो होता है, प्रथम जो अंक होता है वही क्या होता है हमारा प्रथम पद होता है, जो सबसे पहले दिया रहता है। हमको सिर्फ चाहिए सारबंतर। और किसमें, जब प्रश्न हमारा ऑलरेडी क्या है एपी में हो, तो अगर सीधे कह दिया रहता है कि दिए गए अनुक्रम में आप प्रथम पद और सारबंतर ज्ञात करें, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि जो अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं। तब हम वहाँ पे थोड़ा सा संशय उत्पन्न होता है कि यहाँ पे क्या करेंगे। लेकिन जब ऑलरेडी सवाल में दिया हो कि एपी दिया है तो आप सारबंतर और प्रथम पद लिखिए, तब उसके लिए कोई संशय नहीं है, आराम से प्रथम पद और डी निकाल सकते हैं। तो डी के लिए क्या है, देखिए A2 माइनस A1। A2 कितना है 5 माइनस 2, कितना हो गया यहाँ पे 3, यानी कि हम लोग का डी निकल गया 3 और ये कितना निकल गया 2। और इसको फिर से देखा जाता है हमारा अनुक्रम यानी समांतर श्रेणी के रूप में आ जाएगा। देखिए ये बराबर 2 कर दिए और 2 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 में 3 जोड़ दे कितना होगा 8, 8 में फिर 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा 11। यह है कि जब एपी दिया हो तो हम सारबंतर या प्रथम पद कैसे लिखें।